हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसबीआई पीओ प्री और मेंस के लिए नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चन। और ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए, इंश्योरेंस एग्जाम के लिए और दूसरे सभी एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा इस मोबाइल ऐप के बारे में। यदि आप मोबाइल से स्टडी करना चाहते हैं, पूरी तरीके से फ्री में और बहुत इफेक्टिव तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, तो ये मोबाइल ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें जिसका नाम है ग्रेड अप। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इस ऐप के थ्रू तैयारी करते हैं। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे तैयारी करने के लिए। करीब 1 लाख यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू आप बहुत इफेक्टिव तरीके से तैयारी कर सकते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। फ्री नोट्स भी अवेलेबल कराता है ये ऐप। तो बहुत ही यूज़फुल और अच्छा ऐप है ये, इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें और इसके थ्रू आप अपनी तैयारी शुरू करें किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैंने नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, करीब 20 क्वेश्चन लिए हैं और सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ मेंस के हैं, जो कि रियल क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन मैंने इसमें एस्पिरेंट्स के लिए लिया है, आप लोगों के लिए लिया है, और आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें आपको क्या करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 ऑप्शंस आर गिवन ऑफ विच वन वर्ड इज मोस्ट नियरली द सेम और अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड इन द क्वेश्चन। मतलब एक जो वर्ड दिया है उसका आपको या तो सिनोनिम या फिर आपको उसका एंटोनिम इसमें से फाइंड आउट करना है। वो या तो सिनोनिम होगा या एंटोनिम होगा, इन 5 ऑप्शंस में से कोई भी एक। तो प्रोडिजी हम किसी भी ऐसे, नॉर्मली ये बच्चे के लिए यूज़ होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उसकी एज के हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, तो उसको हम प्रोडिजी बोलते हैं। लेकिन प्रोडिजी का एक मतलब और है, किसी भी फील्ड का जो मॉडल ऑफ एक्सीलेंस होता है, जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति होता है, उसको भी हम प्रोडिजी बोलते हैं। जैसे हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का प्रोडिजी बोल सकते हैं, या अमिताभ को हम एक्टिंग का प्रोडिजी बोल सकते हैं। तो प्रोडिजी का मतलब होता है मॉडल ऑफ एक्सीलेंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो उसके लिए एक वर्ड और है, एपिटोम। एपिटोम का मतलब भी वही होता है कि मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, जिसको हम पैरागॉन भी बोलते हैं, मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ पर प्रोडिजी का जो सिनोनिम है वो है एपिटोम, और ई इसमें आपका आंसर होगा। वॉन्टन का मतलब होता है डिलिबरेट, जानबूझकर करना। डिम्यूर हम लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, भोला भाला, सीधा सादा, ठीक है। शाय या मॉडेस्ट नेचर की जो लड़कियां होती हैं उनके हम डिम्यूर वर्ड का यूज़ करते हैं। डिस्पोंडेंट का मतलब भी होता है डिसअपॉइंटेड, हताश या निराश। और पॉपर का मतलब भी होता है धन रहित या कंगाल या दरिद्र व्यक्ति को हम पॉपर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एपिटोम, ई इसमें आपका आंसर होगा प्रोडिजी का, ठीक है। तो ये नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, और इससे डेफिनेटली आपको प्री और मेंस के लिए काफ़ी इसमें इसको आपको फ़ायदा होगा और एक आइडिया लगेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नॉन डिस्क्रिप्ट। ये भी आईबीपीएस पीओ मेंस के क्वेश्चंस हैं ये। नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई भी फीचर नहीं है, कोई भी स्पेशल फीचर नहीं है, वो करेक्टर लेस है, ठीक है, वो एक कॉमन है या ऑर्डिनरी है या नॉर्मल है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट, मतलब उसके कुछ स्पेशल फीचर्स नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो एंटोनिम होगा नॉन डिस्क्रिप्ट का डिफाइंड होगा, ठीक है। तो डिफाइंड इसमें आपका आंसर होगा। टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल टू। डिसर्न का मतलब होता है समझ, किसी चीज़ को समझ लेना। कंड्यूसिव का मतलब सूटेबल है। और इमेंसिपेट का मतलब है मुक्त करना यानी आज़ाद करना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, डिफाइंड। इम्बेजल, ये बैंकिंग में यूज होता है ये इम्बेजल वर्ड। इम्बेजल वर्ड और मिस एप्रोप्रिएट, इन दोनों का मतलब एक ही है। जैसे हम बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, मतलब आपके पास जो पैसा है, गवर्नमेंट ने आपको जो पैसा दिया है, जिसके ऊपर आपने गवर्नमेंट ने आपको विश्वास में लिया है, ठीक है, उसको अगर आप उसका आप अगर मिसयूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। तो इम्बेजलमेंट का मतलब भी वही है। तो यहाँ पर आपका मिस एप्रोप्रिएट जो होगा वो इसका सिनोनिम होगा,
और ए इसका आंसर होगा। रिम्यूनरेट का मतलब होता है सैलरी देना या किसी को पेमेंट करना, भुगतान करना, उसको हम रिम्यूनरेट बोलते हैं। तो एम्बेजल का यहाँ पर मतलब होगा मिस एप्रोप्रिएट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कॉपुलेंट। कॉपुलेंट का मतलब होता है छोटा थोड़ा सा मोटा और प्लम्प टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको हम कॉर्पुलेंट बोलते हैं। और कॉर्पुलेंट का सिमिलर वर्ड है ओबीस, OBESE। तो ओबीस यहाँ पर आंसर होगा आपका। और ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। ओबेसिटी एक बीमारी है। और लीन, गॉन्ट और एमेसिएटेड ये बहुत ही ज़्यादा पतले व्यक्ति को बोलते हैं हम। तो इसका चूंकि आपको एक ही आंसर चाहिए तो इसलिए 3 यहाँ पर ये सिमिलर वर्ड इसके आंसर नहीं हो सकते। तो यदि आप लॉजिक लगाएं तो इसका आंसर ओबीस ही होगा। और नोबल का मतलब होता है ब्राइब देने के लिए यूज़ होता है, तो ये तो सेंसलेस है यहाँ पर। और इन तीनों का ही मतलब होता है काफ़ी कमज़ोर या दुबला पतला या वीक। ठीक है, तो एमेसिएटेड नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। गॉन्ट और लीन का मतलब भी बहुत दुबला होता है। तो ये 3 जो वर्ड हैं ये इसके सिनोनिम, ये इसके एंटोनिम है, लेकिन एक ही वर्ड होना चाहिए। तो इसलिए ये तीनों में से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा और इसका आंसर होगा आपका ओबीस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नॉन प्लस। नॉन प्लस का मतलब है किसी को इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देना कि सामने वाला व्यक्ति एकदम भौचक्का रह जाए और वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए। तो उसके लिए एक वर्ड है डम फाउंड। ठीक है, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं डम फाउंड। तो नॉन प्लस्ड का सिनोनिम जो होगा वो डम फाउंड होगा और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कैप्रीसियस का मतलब होता है अनस्टेबल, और जिसके लिए एक वर्ड और है फिकल, फिकल माइंडेड। कैथोलिक का मतलब होता है ब्रॉड माइंडेड या यूनिवर्सल। अनकूथ का मतलब होता है ऑकवर्ड या क्लमजी। और डेलीरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना या उत्साहित होना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा डम फाउंड, क्योंकि डम फाउंड नॉन प्लस का सिनोनिम वर्ड है। ये दूसरे तरीके के क्वेश्चन आ गए। इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस में 2 वर्ड जो है वो अंडरलाइन है, डिफिकल्ट और गोइंग फॉर। तो इन वर्ड्स को आपको रिप्लेस करना है मोर एप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ। और यदि आपको लगता है कि ये वर्ड एज इट इज़ सही है तो आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू ऑथर डिसेंट गॉटम, अ नॉवेल इज डिफिकल्ट टू राइट when compared to a play is like going for an election where one has to appeal to 1,000 people at a time, whereas in a book one appeals to 1 person only। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन हो रहा है एक नॉवेल का और एक प्ले राइटिंग का। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्ले राइटिंग की तुलना में नॉवेल लिखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि प्ले राइटिंग में आपको काफ़ी सारे लोगों को अपील करना होता है, जैसे आप इलेक्शन में अपील करते हैं काफ़ी सारे लोगों से, जबकि नॉवेल में आपको केवल एक ही व्यक्ति से अपील करना होता है। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है। और इसमें आपका चूंकि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं नॉवेल को प्ले से, तो इसलिए इसमें ईजियर यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। और रनिंग फॉर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि रनिंग फॉर इलेक्शन मतलब इलेक्शन के लिए लड़ना या चुनाव में बैठना, उसके लिए हम रनिंग फॉर बोलते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है सी यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा और यही इसका आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव इन अमेरिका ए कलेक्शन स्पीच। ठीक है, तो कलेक्शन को और मिक्सचर को आपको रिप्लेस करना है। तो कलेक्शन स्पीच हम नहीं बोलते, हम नॉर्मली बोलते हैं हाइब्रिड स्पीच। मतलब ऐसी स्पीच जिसमें अमेरिकन एक्सेंट के लोग भी हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के भी हैं, कॉलोक्वियल इंग्लिश के भी हैं। तो हाइब्रिड वर्ड यहाँ पर सही रहेगा। और हाइब्रिड के साथ यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वो मिक्सचर की जगह कॉम्बिनेशन वर्ड वहाँ पर अप्रोप्रिएट रहेगा। तो ये आपका आंसर होगा, इसमें बी इसमें आपका आंसर होगा। मॉर्टले का मतलब भी मिक्सचर ही होता है। मैंगल्ड का मतलब इंजर्ड करना किसी को। मेडले ये भी मिक्सचर के लिए यूज़ होता है। इन्हेंसमेंट मतलब बढ़ाना। नेजल मतलब नोज से रिलेटेड होता है। ब्लेंड का मतलब भी मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर ये बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा इसमें। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट देन कलेक्शन एंड मिक्सचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जया श्री was habitually so docile and erratic that her friends could not understand her sudden hostile her employer। देखिए इस यहाँ पर आपको नाउन चाहिए। सडन एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है वो नाउन की बताता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक नाउन चाहिए आपको
और नाउन के बाद चूंकि यहाँ पे हर एम्प्लॉयर्स दिया हुआ है, तो इस यहाँ पर एक प्रपोजिशन भी आपको चाहिए जो टुवर्ड का मीनिंग इम्प्लाई करे या अगेंस्ट का मीनिंग इम्प्लाई करे। ठीक है, तो यहाँ पर डोसाइल का मतलब होता है एकदम एकदम सबमिसिव, एकदम सर्वेंट जैसा, एकदम सीधा साधा बात मानने वाला, उसको हम बोलते हैं डोसाइल। तो यहाँ पर आपको वर्ड लगेगा, यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका ए। ठीक है, जो डोसाइल व्यक्ति होता है वो एकोमोडेटिंग होता है, वो एकोमोडेट कर लेता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं करता। सो जयाश्री वॉज हैबिचुअली सो accommodating and erratic that her friends could not understand her sudden outburst against her employers। मतलब जयाश्री इतनी सीधी सादी थी, इतनी सबमिसिव थी कि जब एकदम से उसने मुंह खोला अपने एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट, एकदम से उसने जब उसको एकदम से गुस्सा आई। आउटबर्स्ट हम बोलते हैं कि एक स्पेल होता है एक्टिविटीज़ का, एकदम से आप रोने लगना, एकदम से गुस्सा आना, एकदम से हंसने लगना, उसको हम बोलते हैं आउटबर्स्ट। तो आउटबर्स्ट, सडन आउटबर्स्ट अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर। तो आउटबर्स्ट जो होता है वो सडन ही होता है हमेशा। तो इस तरीके से भी ये वर्ड इसके साथ जा रहा है। अगेंस्ट भी सही है इसमें, क्योंकि आउटबर्स्ट अगेंस्ट ही होता है, और एकोमोडेटिंग डोसाइल के साथ बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। एरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर। ठीक है, ट्रूसुलेंट का मतलब क्रूअल होता है, विरुलेंस का मतलब बहुत ज़्यादा घातक या हानिकारक होता है, हेस्टी का मतलब जल्दबाज, एनोवेंस का मतलब आपका चिड़चिड़ापन, उसको हम बोलते हैं एनोवेंस, और एपोलोजेटिक जो बात बात में माफ़ी मांगता है उसको हम बोलते हैं एपोलोजेटिक, और हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनीपूर्ण। तो यहाँ पर जो साइंस के हिसाब से और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द विलेज हेडमैन वॉज अनलेटर्ड बट ही वॉज नॉट नो फूल, ही कुड सी थ्रू द मिस्ट्री ऑफ द बिजनेसमैन्स प्रपोजिशन एंड प्रॉम्प्टली मूव्ड हिम डाउन। इस सेंटेंस का जो मतलब निकल रहा है वो ये है कि विलेज का जो हेडमैन था, जो मुखिया था, वो अनलेटर्ड था, मतलब अनएजुकेटेड था, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन बट ही वॉज नो फूल, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था और वो समझ सकता था। सी थ्रू का मतलब होता है भांप जाना या ताड़ जाना किसी की चालाकी को। तो वो बिजनेसमैन जो वहाँ पर आया था एक प्रपोजिशन लेके, एक प्रस्ताव लेके, उसके प्रपोजिशन को वो ताड़ गया, वो भांप गया, उसने अंदाज़ा लगा लिया। ठीक है, और उसने एकदम से उसको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट के लिए जो वर्ड है वो होता है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट। तो यहाँ पर टर्न वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सॉफिस्ट्री। सॉफिस्ट्री का मतलब होता है कि बातचीत के द्वारा घुमा फिरा के बातचीत करना और किसी को अपने झांसे में लेना या उल्लू बनाना, उसको हम बोलते हैं सॉफिस्ट्री। तो यहाँ पर आपका डी आपका आंसर होगा। डिसेप्शन का मतलब धोखा होता है, फोर्स्ड, और नाइवीट का मतलब सीधा साधा होता है, पोटेंशियल। तो सारे वर्ड इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, केवल डी इसमें एकदम अप्रोप्रिएट है और डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल सभी बैंकिंग एग्जाम्स में और इंश्योरेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और डेफिनेटली इनकी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ किसी भी एग्जाम का आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन में कुछ और भी अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल के सारे वीडियोस आप देखें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के, डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। चलिए आप आगे देखते हैं। ये कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं। इसमें यहाँ पर देखिए आप पीले वाले सेंटेंस को, येलो कलर में जो सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, और इन 2 सेंटेंस को इन कनेक्टर की मदद से आपको एक सेंटेंस में यदि बदलना हो तो कौन कौन से कनेक्टर यूज हो सकते हैं इनमें से, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस में आपको अगर कन्वर्ट करना हो, यदि कंबाइन करना हो, तो इनमें से कौन से कनेक्टर का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। अब पढ़ते हैं हम सेंटेंस। आरबीआई इज कंसर्न अबाउट द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। आरबीआई इज लाइकली टू आस्क बैंक्स टू रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। मतलब आरबीआई कंसर्न है कि इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में होता है वो रिस्की होता है, तो इसलिए आरबीआई बैंकों से बोलेगी कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में वो कम करे। ठीक है, तो अब देखिए इससे अगर सेंटेंस आप बनाएंगे, एट द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, कोई सेंस ही नहीं बन रहेगा इससे आपका सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा। एट द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड आरबीआई
नहीं, इससे सेंटेंस नहीं बनेगा आपका। टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड, नहीं, इससे भी नहीं बनेगा। इसमें गवर्नमेंट वर्ड भी नहीं आ पाएगा। अगर इससे सेंटेंस हम बनाएंगे, टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट विल आस्क, नहीं, इससे भी नहीं बनेगा। और ठीक है, और कंसर्न फॉर द रिस्क, कंसर्न के बाद हम विद लगाते हैं, फॉर नहीं लगाते, तो इससे भी नहीं बनेगा आपका। इसमें आपका आंसर होगा ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, इन कनेक्टर से आपका एक सेंटेंस इसमें नहीं बन पाएगा। अगर यहां पर होता एज आरबीआई इज कंसर्न अबाउट द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इट इज लाइकली टू आस्क, इस तरीके से बन सकता है। एज अगर होता यहां पर, एज आरबीआई इज कंसर्न अबाउट, ठीक है, अगर ऐसे होता तो सेंटेंस बन जाता, लेकिन एट द रिस्क ऑफ से नहीं बनेगा, और टू रिड्यूस से भी नहीं बनेगा, कंसर्न के बाद विद या अबाउट आता है तो उससे भी नहीं बनेगा, और इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। इस सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत हो या आप इसका कोई बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, और मैं आपको इसका फीडबैक दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 12 मिलियन यूथ एंटर द इंडियन वर्कफोर्स एवरी ईयर, 80% ऑफ दीज यूथ आर अनस्किल्ड। मतलब 12 मिलियन लोग जो काम करना शुरू करते हैं उनमें से 80% जो है वो अनस्किल्ड हैं। तो यहाँ पर आप इससे बना सकते हैं सेंटेंस, वाइल 80% से नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है वाइल 80% वाला, ये शुरू में नहीं आएगा। पहले आपको ये वाला सेंटेंस बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइमरी सेंटेंस है, मेन सेंटेंस है। ठीक है, और सिंस 12 मिलियन, सिंस से भी कोई सिंस तो हम रीज़न के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पर रीज़न की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए सिंस भी नहीं आएगा। और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इतने में से इतने, मतलब 12 मिलियन में से 80% जो हैं वो आपके अनस्किल्ड हैं, तो उसको बताने के लिए हम आउट ऑफ या ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे सेंटेंस डेफिनेटली आपका बन जाएगा, ऑफ द 12 मिलियन यूथ एंटरिंग द इंडियन वर्कफोर्स एवरी ईयर 80% ऑफ देम आर अनस्किल्ड। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं इससे, आउट ऑफ से और ऑफ से। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओनली सी, बी आपका आंसर होगा, ओनली सी। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस से आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि इस तरह के सेंटेंस बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस समय। फूड इन्फ्लेशन इज टचिंग 20%, द गवर्नमेंट विल हैव टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी टू प्रिवेंट फर्दर राइज। मतलब इसमें यह बोला जा रहा है कि चूंकि जो फूड इन्फ्लेशन है वो 20% तक पहुंच गया है, जो कि एक डेंजर साइन है, तो इसलिए गवर्नमेंट को अपनी मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसको टाइट करना पड़ेगा, उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ताकि ये और ज़्यादा आगे ना बढ़े। तो ऑल्दो फूड इन्फ्लेशन इज, देखिए इसमें ऑल्दो के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, ठीक है, जबकि इसमें इस सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट नहीं बताया जा रहा, इस सेंटेंस में रीज़न बताया जा रहा है कि ये रीज़न है, और इस वाले सेंटेंस के द्वारा एक्शन बताया जा रहा है, रीज़न और एक्शन। ठीक है, रीज़न और एक्शन को जोड़ने के लिए हम ऑल्दो का प्रयोग नहीं करते, ऑल्दो का प्रयोग करते हैं हम कॉन्ट्रास्ट को बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्दो से सेंटेंस आपका नहीं बन पाएगा, और इससे भी नहीं बनेगा। विद द टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, विद द टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फूड इन्फ्लेशन इज टचिंग, नहीं, इससे भी सेंटेंस आपका सेंसलेस ही रहेगा। लेकिन इससे बन सकता है आपका गिविन, गिविन का मतलब कंसीडरिंग, मतलब इस बात को मानते हुए, गिविन दैट फूड इन्फ्लेशन इज टचिंग 20%, द गवर्नमेंट विल हैव टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी टू प्रिवेंट फर्दर राइज। तो डेफिनेटली सी से आपका सेंटेंस बन जाएगा। गिविन का मतलब होता है कंसीडरिंग, तो सी यहाँ पर ओनली सी, मतलब सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस एट प्रोमिनेंट साइट्स, सिटीजन विल बी मोर अवेयर ऑफ देयर बेनिफिट्स। मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो पर्टिकुलर जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस लगाएगी, और इसके थ्रू सिटीजन्स को अवेयर किया जा सकता है उनके बेनिफिट्स के प्रति। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। द गवर्नमेंट्स डिसीजन to install renewable energy devices at prominent site will make the citizen more aware of their benefit. So definitely A से आपका सेंटेंस बन जाएगा। deciding to install renewable energy devices at prominent place,
इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट वर्ड नहीं लगा पाएंगे आप। डिसाइडिंग टू इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेज एट प्रोमिनेंट साइट विल मेक द सिटीजन मोर अवेयर, इससे सेंटेंस नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट वर्ड आप नहीं इंसर्ट कर पाएंगे इसमें। और बाय मेकिंग सिटीजन मोर अवेयर नहीं, इससे भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसको अगर पहले आप लाएंगे तो सेंसलेस बन जाएगा। बाय मेकिंग सिटीजन मोर अवेयर ऑफ देयर बेनिफिट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, नहीं। यहां पर अगर फॉर होता तो बन जाता ये सेंटेंस। फॉर मेकिंग सिटीजन मोर अवेयर ऑफ देयर बेनिफिट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंस्टॉल, फॉर से भी बन जाता लेकिन वो सेंसलेस ही रहता, तो इनसे नहीं बनेगा। आपका ए से सेंटेंस परफेक्टली बन सकता है, तो आपका आंसर होगा ओनली ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द कंपनी सेल्स वर लो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट्स सेल्स हैव पिक्ड अप इन द पास्ट फ्यू मंथ। देखिए इस सेंटेंस में आपका कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट को आप दो या ऑल दो से जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में कंपनी की जो सेल्स थी वो लो थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कंपनी की सेल बढ़ गई है। दो द कंपनीज सेल्स वर लो इन द बिगिनिंग, इट्स सेल्स हैव पिक्ड अप इन द पास्ट फ्यू मंथ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट को आप जोड़ रहे हैं तो दो से आप इसको आप जोड़ सकते हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, कम सेल्स के बावजूद कंपनी की सेल पिछले कुछ महीनों में बढ़ गई है, तो ये तो सेंसलेस होगा कहना ऐसा। और हाउएवर का मतलब होता है फिर भी कंपनी की सेल्स बढ़ गई है, नहीं, इससे भी नहीं बनेगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए, ओनली ए, ठीक है। ये कुछ नए तरीके के क्वेश्चन आ गए, इसमें 5 सेंटेंस दिए हैं और आपको करेक्ट सेंटेंस जो है पांचों में से पूरी तरीके से करेक्ट, स्ट्रक्चर वाइज भी और मीनिंग वाइज भी, वो आपका आंसर इसमें होगा। तो इस सेंटेंस का जो आंसर होगा, देखिए इसमें वुड का प्रयोग कर रहे हैं और वुड के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाया हुआ है, और वुड के साथ यहाँ पर इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हैड लगी हुई है, तो इसमें आपका आंसर सी होगा, सी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका वुड हैव लगाया, तो वुड हैव के बाद तो यहाँ पर हैड आएगा, हैड और हैड 2 बार आएगा, तो ये सेंटेंस गलत है। और ये वाला सेंटेंस में वुड के बाद यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो वो भी गलत है। तो इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, डी भी गलत है इसमें, क्योंकि यहाँ पर हैव लगा हुआ है और यहाँ पर वुड लगा हुआ है, यहाँ पर हैड होना चाहिए, तो डी सी इसमें आपका आंसर होगा। इस वाले सेंटेंस को देखते हैं। द जजेस फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड्स अमंग द मोस्ट एक्टिव चिल्ड्रन टॉकिंग एट लेंथ अमंग देमसेल्फ। मतलब यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है, यहाँ पर सेंस ये निकल रहा है कि जजेस ने पहले बात की, काफ़ी देर तक डिस्कस किया, कंसल्ट किया आपस में एक दूसरे से कि किस बच्चे को इनाम दिया जाए, क्योंकि जब कोई भी जजमेंट होता है, जब हम इनाम देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो जजेस होते हैं वो काफ़ी डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद वो सूटेबल कैंडिडेट को इनाम देते हैं। तो इसमें आपका जो टॉकिंग एट लेंथ वाला जो फ्रेज़ है ये जजेस के लिए है, एक्चुअली ये बच्चों के लिए नहीं है, तो इसलिए इसमें आंसर आपका ये होगा, द जजेस टॉकिंग एट लेंथ अमंग देमसेल्फ फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड अमंग द मोस्ट एक्टिव चिल्ड्रन, ठीक है। तो जजेस ने पहले वो जजेस जो आपस में बातचीत कर रहे थे अवार्ड के बारे में किसको दिया जाए, और फाइनली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस अवार्ड को मोस्ट एक्टिव चिल्ड्रन को, तो इसमें सी आपका सही आंसर होगा। ये सेंटेंस भी काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंस हैं, और इसको यदि पढ़ा जाए पूरा, आई हैड बीन इल फॉर द फोर्थ नाइट एंड द मैनेजमेंट एंड द स्कूल स्पोर्ट्स कमेटी प्रेफर टू इलेक्ट मी द कैप्टन ऑफ स्कूल टीम। इस वाले सेंटेंस में इसको मैं बताता हूँ आपको, आई हैव बीन इल फॉर फोर्थ नाइट एंड द मैनेजमेंट एंड द स्कूल स्पोर्ट कमेटी एज वेल, इसमें दो बार एंड भी आ रहा है और एज वेल भी आ रहा है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। इस सेंटेंस को मैं पढ़ता हूँ और इसको अभी देखता हूँ, सी को, I have been ill for a fortnight and the management as well as the school sport committee has preferred, या have preferred होना चाहिए यहाँ पर, तो ये भी गलत है। और इसमें आ रहा है आपका I was ill for the fortnight, 10 का प्रयोग, 10 का मतलब होता है इस प्रकार, तो ये सेंटेंस भी गलत है, ये सेंटेंस इसमें सही है आपका। I had been ill for the fortnight and the management and the school sports committee preferred to elect me the captain of, प्रेफर्ड आ रहा है, सेकंड वाला जो फ्रेज है उसमें प्रेफर्ड आ रहा है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले हैड बीन का प्रयोग हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस है, तो बी वाला सेंटेंस इसमें सही है आपका।
ये फिलर्स आपके शुरू होगा यहाँ से। बाय रनिंग लिक्विड चॉकलेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिसर्चर्स वर एबल टू मेक इट। देखिए यहाँ पर मेक लगा हुआ है, यदि आप कॉमन सेंस लगाएं तो मेक के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म वाला ही यहाँ पर वर्ड आएगा। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि हम लिक्विड चॉकलेट को रन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम है और जब मीडियम का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम थ्रू वर्ड का प्रयोग करते हैं। और अक्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर थ्रू वर्ड सही रहेगा और यही इसका आंसर होगा, थ्रू, क्योंकि हम मीडियम के लिए यूज़ करते हैं। और मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और फ्लो का भी इसमें सेंस बन रहा है। तो बाय रनिंग लिक्विड चॉकलेट थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिसर्चर्स वर एबल टू मेक इट फ्लो मोर इजीली, ठीक है। तो उसको बहुत सेंटेंस है ये और काफ़ी मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो इसमें सी आपका आंसर होगा। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो थोड़े से गलत हैं। 19 देखते हैं। इंडिया इज अ टी ड्रिंकिंग कंट्री विथ कॉफ़ी टू द इंस्टेंट वैरायटी एक्सेप्ट इन द साउथ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोजीशन 2 दिया हुआ है, तो 2 के साथ कौन कौन से वर्ड जुड़ सकते हैं? 2 के साथ ओनली नहीं जुड़ सकता, ठीक है, कन्फाइंड जुड़ सकता है 2 के साथ, कन्फाइंड के बाद 2 आता है, लेकिन यहाँ पर फिर आपका होना चाहिए इंडिया इज मेनली, मोस्टली भी नहीं आएगा, मोस्टली यहाँ पर मेनली होना चाहिए, तो कन्फाइंड वाला जो हो वो एलिमिनेट हो जाएगा। और लिमिटिंग, यहाँ पर आपको वर्ड चाहिए लिमिटेड टू, तो इसलिए सिंपली भी थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है, तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पर। और कंस्ट्रेंट भी नहीं आएगा। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड के बाद देखिए 2 आता है और प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मेनली, मुख्य रूप से, तो यहाँ पर 4 आपका आंसर होगा। इंडिया इज मेनली या प्रीडोमिनेंटली, इंडिया इज मेनली ए टी ड्रिंकिंग कंट्री विथ कॉफ़ी रिस्ट्रिक्टेड टू द इंस्टेंट वैरायटी एक्सेप्ट इन द साउथ। तो ये आंसर आपका एकदम सही है। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मेनली, मुख्य रूप से, और रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है सीमित। तो चूंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है और आपको ईडी फॉर्म चाहिए, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली और रिस्ट्रिक्टेड मतलब ईडी फॉर्म, और 2 लगा हुआ है इसमें, तो आपका इसमें आंसर होगा 4। देयर इज नो कैपिटल टू फाइनेंस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइडेड द प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट आर। देखिए इस सेंटेंस का बोलने का मतलब ये है कि कैपिटल की कोई कमी नहीं है, फंड्स की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। यदि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, उनको सही तरीके से हैंडल किया जाए, तो यहाँ पर आपका जो वर्ड चाहिए वो चाहिए कमी नहीं है, मतलब शॉर्टेज से रिलेटेड वर्ड चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज, और हैंडल्ड का मतलब होता है प्रोफेशनल तरीके से उनको किया जाए, ठीक है। यहाँ पर भी शॉर्टेज है लेकिन कंप्लीटली का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। पॉसिटी का भी मतलब कमी है लेकिन डायरेक्ट का कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, डर्थ एंड हैंडल्ड। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। जो भी आप एस्पिरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन आप यदि आप देखना चाहते हैं नए पैटर्न के, तो ये डाउनलोड करें मोबाइल ऐप, इसका नाम है ग्रेड अप। बहुत ही अच्छा ये मोबाइल ऐप है और लाखों स्टूडेंट इस ऐप को यूज़ करते हैं। तो इसको आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इसको यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएं। ये पूरी तरीके से फ्री है और इसका नाम है ग्रेड अप मोबाइल ऐप। इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज आप फेसबुक पर जरूर लाइक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिले। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है फेसबुक पर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इसके थ्रू आप मुझसे किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं। और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर भी आप मुझे लिख के भेजें। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, और इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। आप यदि सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मेल के थ्रू टाइम पर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I wish you all the best for your bright future. Thank you.